नमस्कार, A to Z न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र राठौर। श्रम कानूनों में संशोधनों के प्रस्ताव के खिलाफ आज 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल में बैंक कर्मचारी और बीमा कंपनी के कर्मचारी भी शामिल होने के लोगों की मुश्किलें में इजाफा हो गया है। हालांकि बीजेपी के समर्थन वाली भारतीय मजदूर संघ और नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस हड़ताल में शामिल नहीं हैं। सरकार ने यूनियनों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की है। 10 यूनियनों का दावा है कि सरकारी और निजी क्षेत्र में उनके सदस्यों की संख्या 15 करोड़ है। आपको बता दें कि मंत्रियों के समूह के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। ट्रेड यूनियनों के बंद का सबसे ज़्यादा असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियनों का हड़ताल हिंसक हो गई है, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यहां पर हड़ताल का समर्थन कर रहे ट्रेड यूनियनों के कर्मचारियों ने बिहार और पश्चिम बंगाल में ट्रेनें रोकी, जिससे रेल मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बंदकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए रेल मार्ग को अवरुद्ध किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बंदकर्ताओं की करतूत आगरा में भी देखी गई। यहां भी बंद समर्थकों ने ट्रेनों को रोककर बंद का समर्थन किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के तहत आज दिल्ली में ऑटो यूनियनों ने भी चक्का जाम का ऐलान किया। दिल्ली वालों को मुसीबत में डाल दिया। हड़ताल के ऐलान के बाद दिल्ली और एनसीआर की सड़कों से 90,000 ऑटो और टैक्सी नदारद हैं, जिसका सीधा असर घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर पड़ रहा है। साथ ही बाहर के राज्यों से दिल्ली आने वालों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो और टैक्सी यूनियन सरकार के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में ऑटो और टैक्सी वालों की हड़ताल का सबसे ज़्यादा असर रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अस्पताल जैसी जगहों पर देखा जा सकता है, जहां लोगों को ऑटो और टैक्सी मिलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। हम सरकार से, दिल्ली सरकार से वार्ता करना चाहते थे। 1 महीने पहले हमने चिट्ठी लिखी 16 तारीख को। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया हमारे को। परसों मैं चिट्ठी दे के आया, भाई हम हड़ताल पे जा रहे हैं, आप हमारे से बात कर लो। केजरीवाल जी ने हमें नहीं बुलाया। अब हमारी दिक्कत क्या है, ये बाइक लेके आएंगे, बैटरी वाले रिक्शे लेके आएंगे, नैनो गाड़ी आ जाएंगी और निजी कंपनियों की ओला ये सारी कंपनियों की टैक्सी चलेंगी। ऐसी स्थिति में जो काली बिल्ली टैक्सी वाले हैं और ऑटो वाले, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमने स्ट्राइक करी और हम सरकार से आज भी निवेदन करना चाहते हैं, भाई आप हमारे से वार्ता करो। अगर नहीं करोगे तो अभी तो 1 दिन की हमने सांकेतिक हड़ताल करी है, पूरी दिल्ली के अंदर ये सब और तेज आंदोलन हो जाए। और आज की हड़ताल में कुछ बैंक भी शामिल हैं। हमारे साथ पूरे मामले पर चर्चा के लिए नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी राणा जी हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ प्रेम मक्कड़ जी हैं, जो कि इंडियन नेशनल इंटेक्स से जुड़ी हुई जो बैंक एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी हैं, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आपके पास प्रेम जी आएंगे कि जिस तरीके से बैंक इसमें हड़ताल में शामिल हैं, कहीं ना कहीं 2 फाड़ हो गए हैं, कुछ शामिल हैं, कुछ शामिल नहीं हैं। पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मांगें क्या हैं? देखिए, आपको मालूम है जी, 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियन इस वक्त हड़ताल पे हैं। आपको मुद्दे भी सारे जानकारी हुई हैं, चाहे वो इश्यूज नेशनल इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की अनलिमिटेड आना डिफेंस जैसे सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, या मिनिमम वेजेस को लेकर आने की बात है। जी, मिनिमम वेजेस काफ़ी समय से हम लोग डिमांड सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कर रही हैं। 15,000 के बोनस के इश्यूज़ हैं, पेंशन के इश्यूज़ हैं। ख़ास तौर पे लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर बेसिकली कॉरपोरेट्स को इतना ज़्यादा एम्पावर किया जा रहा है कि हायर एंड फायर तो एक तरह के कॉमन होने वाला है जी। उसके बाद रिटेंचमेंट जो है अपने आप में एक बड़ी कॉमन सा फीचर होने वाला है अगर ये सारे के सारे लेबर लॉज लेके आए। सेंट्रल ट्रेड यूनियन इसके काफ़ी समय से गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत कर रही हैं। आज जब सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने इसके बारे में डिसीजन लिया, बैंकिंग सेक्टर आल्सो डिसाइडेड टू ज्वाइन दिस। जी।
बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, हमारे जो वेज सेटलमेंट के अंदर चीज़ें हमारी पेंडिंग चले जा रही हैं। एक ऑफिसर्स, क्योंकि मैं एक ऑफिसर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, ऑफिसर्स के अंदर जी हम लोग देख के चलिए कि रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स एक बहुत हमारी प्राइमरी डिमांड है। आज की तारीख में भी मेरे साथ साथी हैं, सुबह 10 बजे आते हैं, रात को 9 बजे तक जाते हैं, अटेंडेंस भी मार्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड्स। क्यों नहीं इसके रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स ऑफिसर्स कम्युनिकेटली हो सकते? दिस इज वन ऑफ द वेरी सीरियस डिमांड ऑफ बैंकिंग। दूसरी बात है, जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, बैंकिंग भी उसका अछूता नहीं है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने देश की इकोनॉमी के अंदर इतने सालों से बहुत अहम रोल प्ले किया है जी। खास तौर पे हमारा वो तबका जिनको बैंकिंग में साथ लाने, इसको मोदी जी प्रधानमंत्री खुद मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का योगदान हमारे देश को बैंकिंग प्रोवाइड के अंदर, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड के अंदर, हमारे सारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रोवाइड करने में बहुत बड़ा रोल रहा है जी। उनको हम लोग प्राइवेटाइजेशन के जो इल्स हैं वो बड़े टाइम से पहले देख चुके हैं, 60s के अंदर देख चुके हैं। जब हमें मालूम है ये सारे उसके इल्स हैं, हम लोग क्यों इसको दोबारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ला रहे हैं, जबकि बैंक अच्छा कार्य कर रहे हैं जी। अगर बैंकों की कार्य क्षमता में कुछ कमी आई है, खास तौर पे अगर एनपीए के इश्यूज आए हैं, वो बैंकों की गलत या नीतियों की वजह से नहीं आए हैं, बैंकों की कम कार्य क्षमता की वजह से नहीं आए हैं जी। अच्छी कार्य प्रणाली बैंकों में है। हम लोग बड़े ही आज की डेट में बहुत कंजर्वेटिव बैंक्स हैं इंडियन बैंक। जब पूरा विश्व इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर था, बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग उस वक्त सबसे अच्छी कंडीशंस के अंदर था जी। जब ये सारी स्थिति है, वेयर इज अ नीड, क्या जरूरत है बैंकों के प्राइवेटाइजेशन करने की? क्यों हम उस तरफ जा रहे हैं? व्हाई वी आर थिंकिंग कि सारे बैंकों में एमडी चेयरमैन हम प्राइवेट सेक्टर से लेके आएंगे? ऑल राइट, ऑफ लेट दे हैव रिलेंटेड नाउ कि हम और ज़्यादा बैंकों में भी इस तरह से प्राइवेट एग्जीक्यूटिव्स नहीं लाएंगे, दैट इज अप्रिशिएबल। बट एट द सेम टाइम ऐसे कुछ भी जब बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, गवर्नमेंट क्यों नहीं बात करती है? जी। जब भी कोई बड़ी बैंकिंग से रिलेटिंग मीटिंग्स होती हैं, इतनी ट्रेड यूनियन, रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन है आज की तारीख में, जी, जी। इतने ऐसे दौर के अंदर जब ट्रेड यूनियंस बड़ा अच्छा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करती हैं, उनको क्यों नहीं भागी बनाया जाता बड़े बड़े फैसले लेने के लिए? बैंकिंग में आप चेंजेस ला रहे हो तो बैंकिंग के ट्रेड यूनियंस जो हैं उनको आप क्यों नहीं भागी बनाते? जी। चलिए अश्विनी राणा जी के पास चलते हैं। अश्विनी जी, जिस तरीके से कुछ ट्रेड यूनियंस इसमें शामिल हैं और कुछ नहीं है, आखिर मुद्दे क्या थे, क्या मांगे थी, और उसके बाद ऐसा क्या हुआ, कितनी पूरी हुई, कितनी नहीं हुई, वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सेंट्रल ट्रेड यूनियन 2009 से 10 सूत्रीय मांग पत्र पर सरकार से मांग कर रहे थे। उसके बाद 11, 12 और 13 3 साल 1-1 दिन की और 2 दिन की हड़ताल हुई। भारतीय मजदूर संघ भी उसमें शामिल था जी। इस सरकार के आने के बाद पहली बार उन मांगों के ऊपर सरकार ने चर्चा की और 10 में से 6 मांगों के ऊपर सरकार ने अपनी सहमति जनाई कि हम उसको जो है पूरा करेंगे। उसमें बोनस की सीलिंग को बढ़ाना, पेंशन जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए उसको देना, मिनिमम जो वेजेस है उसको बढ़ाना, तो इस तरह से बहुत से मुद्दे उसके ऊपर सहमति बन गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो वामपंथी संगठन है उनको राजनीतिक कारण से हड़ताल करनी ही थी। वो कारण क्या है कि वो मजदूरों की मांगों को सेटल नहीं करना चाहते, क्योंकि वो सेटल हो जाएंगी तो उनकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। उनको सड़क पर उतरकर अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए इस हड़ताल को उन्होंने किया। 2 दिन पूरी तरह से जो मंत्री स्तरीय कमेटी बनी उसने ट्रेड यूनियन से बात की। पहली बार प्रधानमंत्री ने सभी सेंट्रल यूनियन के साथ बात की। इसके बाद भी और 9 के बाद, मतलब 15, 6, 7 साल के बाद सरकार ने कुछ मांगे जो है अगर मान ली हैं और बाकी पर भी कहा है कि हम जो भी श्रम कानून है उनके अंदर बदलाव भी करेंगे तो आपके साथ बातचीत के बाद ही करेंगे। इतना होने के बाद भी अगर कुछ यूनियनें हड़ताल पर जाती हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उनका कुछ राजनीतिक मतलब है, जिसके कारण वो इस सरकार को बदनाम करने के लिए ही जा रहे हैं। जबकि आंदोलन बीएमएस के लीडरशिप में शुरू किया, लेकिन बीएमएस को लगा कि सिर्फ हड़ताल करने के लिए जरूरत नहीं है। हड़ताल एक टूल है, उसको टूल की तरह यूज किया जाए। अगर हड़ताल के बाद भी तो वो मांगे वहीं रहेंगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर भी तो सरकार के पास जाने वाले हैं।
तो अगर पहले से ही वो बातचीत चल रही है, आगे चल सकती है, सरकार ने कहा है, तो मुझे लगता है कि आज की ये जो हड़ताल है इसका कोई औचित्य नहीं था। प्रेम मक्कड़ जी, जिस तरीके से अश्विनी राणा जी ने कहा है कि 10 में से 6 ऐसी मांगें हैं जिन पर करीब करीब सरकार सहमत है और कहीं ना कहीं वो मानने के लिए तैयार है। सहमत होने का मतलब यही होता है। इसके अलावा जो 4 मांगें हैं उन पे भी चर्चा जारी है, तो उसके बावजूद ये हड़ताल क्यों, क्या ज़रूरत? देखिए जी, आप बीएमएस की कंपल्शन हम लोग समझ सकते हैं। जब भी थोड़े से, क्योंकि ज़्यादातर यूनियंस कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एफिलिएशंस, जी, आप बैकग्राउंड के अंदर चाहे हैं, हमें मालूम है, एग्री कर, हम लोगों को एग्री आई थिंक उसके अंदर करना चाहिए। आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है तो बीएमएस का इस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ होना, एक सॉफ्ट एटीट्यूड होना, आई थिंक ये बड़ी एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। अदरवाइज तो बीएमएस अभी तक साथ में थी ही हमारे। और जहाँ तक अब सिर्फ वामपंथियों का इशू नहीं, हम इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी बात करते हैं, इतने समय से इशू चल रहे हैं। अभी चीज़ें जो बात करें राणा जी, रिजॉल्व नहीं हुई हैं। गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू लुक इनटू, आप कहीं भी स्टेटमेंट देख लीजिए, कहीं मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट भी देख लीजिए, नोवेयर दे सेड वी हैव एग्रीड। जी, डिमांड्स के बारे में एक एग्रीमेंट, कंसेंसस नहीं बना है। बात वही आ रही है कि हम लोग वी विल लुक इनटू। आज की तारीख में आपको मालूम है ये स्ट्राइक पहले जुलाई के अंदर होने वाली थी, काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से इश्यूज चल रहे हैं। ये बात सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस सरकार की बात नहीं है, हम लोग तो बात करते हैं किसी सरकार की बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी पावर में, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए पूरा जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं इनकी भी सारे आपस में एक ग्रुप एक साथ काम करता है, बिकॉज हमारा मेन पर्पस तो है वर्कर्स का वेलफेयर देखना। जी, बिल्कुल। उसके अंदर आज की डेट में कौन सी सरकार है, ठीक है, आज की डेट में बीएमएस हैज डिसाइडेड, बीएमएस ने डिसाइड किया तो डेफिनेटली बैंकिंग में उनके जो 2 यूनिट्स हैं उन्होंने भी स्ट्राइक के अंदर डेफिनेटली विड्रॉ करना ही था। और जहाँ तक बंटने वाली बात है, फिर भी मेजॉरिटी के अंदर मोर देन 50% जो बैंकिंग है वो सारे के सारे यूनिट्स, 9 में से 5 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग AIBA जब आज स्ट्राइक पे हैं, उसका इम्पैक्ट तो है ही। आई वॉन्ट से ये बिल्कुल बट गई हैं, आपस में बटने वाली बात नहीं है। आईवोक और NCB बैंकिंग के अंदर 2 ऑर्गेनाइजेशन है, उनका समहाउ पॉलिटिकल एफिलिएशन दिखता नहीं है जी। बाकी लोग कहें या ना कहें, ये बात हम सिर्फ जानते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एफिलिएशन या कहीं ना कहीं एफिलिएशन खास तौर पे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ तो है ही। हम तो खुलेआम ये बात बताते ही है ना, खुलेआम बताते ही क्या, दिस इज एज पर आवर सिस्टम दैट हमारा एफिलिएशन इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस का इंटक के साथ है। इंटक हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या किसी पॉलिटिकल बॉडी के साथ नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चीज़ें हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है पार्टीज के साथ। हम लोग जब उस तरह के इंटरेस्ट की बात करते हैं तो आई थिंक ये थोड़ा सा एक इशू है। ये इश्यूज इसलिए आज की स्ट्राइक जरूरी थी कि चीज़ें एग्री नहीं हुई हैं। अभी भी उनके अंदर यही बोला जा रहा है कि हम देखेंगे, वो देखे वाली जो राजनीति है हम चाहते हैं कहीं वो कंस्ट्रक्टिव वो जगह ले। अदरवाइज इस तरह की, हाँ जब ट्रेड यूनियन की ये बात आती है, सपोज कुछ चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग बैठती भी है, इतनी बड़ी आप स्ट्राइक करो, 1 या 2 दिन पहले आप कुछ चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग बैठ भी जाए, इतनी एकदम उन चीज़ों की वापसी होना भी संभव नहीं हो पाता। बिकॉज इसके साथ साथ आप देखिए, चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री है, डिफेंस सेक्टर है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो स्टील है, ठीक है रेलवे को एग्जाम्प्ट किया, सारी इंडस्ट्रीज के जो सारे अपने इश्यूज हैं वो लेके सामने आते हैं एक साथ, है ना। तो ये संभव नहीं हो पाता कि कुछ अगर इश्यूज पे अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड हो भी जाए, बाकी इश्यूज को छोड़ दिया जाए, उनको लोकल इश्यूज को छोड़ दिया जाए, तो ये भी एक तरह का सिस्टम का मजाक अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है, और हमारी चर्चा जारी है। जो जिस तरीके से ट्रेड यूनियंस ने आज की हड़ताल की है, दिल्ली में ऑटो और टैक्सी वाले भी हड़ताल में शामिल हैं। आइए जानते हैं कि ऑटो वालों का क्या कहना है, और उसके बाद जो जनरल पब्लिक है, आम लोग हैं, उनका क्या कहना। जो केजरीवाल सर नई कैब मंगवा रहे हैं टाटा नैनो, जो हर जगह से फेल हो चुकी है। टाटा गाड़ी ऐसी है जिसकी कोई मेंटेनेंस, कोई मतलब कि रोड पे ऐसे ही खड़ी हो जाती है, मेंटेनेंस नहीं है, और वो बहुत सस्ते रेट में निकाल रहे हैं। जो पहले की टैक्सी हैं वो कहाँ जाएंगी, जो काली टैक्सी इतनी निकाल रखी हैं, काली बेली है, तो DLY हैं, तो वो गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी। इतने में तो उनका नहीं बजट हो पा रहा, वो और गाड़ियाँ निकाल रहे, तो बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे।
चले बहुत आज ऑटो और उसकी बसों की हड़ताल थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है, काफ़ी एक डेढ़ घंटे स्टैंड पे खड़े हुए हैं। फिर प्राइवेट हमने किसी से लिफ्ट मांगी है, हेल्प मांगी है, तो वो हमें यहाँ तक छोड़ के गए हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। आज टैक्सी और ऑटोज़ की हड़ताल है, पर इनकी मनमानी की वजह से इतनी परेशानियां हमें उठानी पड़ती। अदर वे अराउंड इतना खाली है और अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट ट्रैवलिंग ज़्यादा इजी हो जाती। बट हाँ, जिनके कन्विंस नहीं है और जो बाहर से आ रहे हैं उनकी दिक्कतें तो बहुत हैं। हमें तो समझ में नहीं आता है कि आए दिन हड़ताल क्यों होती है। ये सरकार की कमी और प्रशासन की कमी है। यात्रियों की सुविधा का किसी से कोई वास्ता नहीं है। सब अपने अपने राजनीति से मस्त है। आई एम कमिंग फ्रॉम कानपुर एंड आई एम अलोन एंड मेरा 12 o'clock से कॉलेज एंड आई हैव टू रीच बिफोर डेट। बट यहाँ पे पता चला कि ऑटो एंड टैक्सी वाले की स्ट्राइक एंड वी आर गर्ल्स सो वी कैन नॉट गो, मतलब वैसे नहीं जा सकते बिकॉज इट्स नॉट सेफ। सो अभी आई एम वेरी कंफ्यूज कि क्या करना चाहिए। आम लोगों की बहुत ज़्यादा परेशानी है, ख़ास तौर पर ऑटो और टैक्सी की जो हड़ताल है उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। और लेकिन जो बैंक्स भी इस हड़ताल में शामिल है, जाहिर सी बात है कि पब्लिक को परेशानी होती है। और चर्चा के लिए हमारे साथ प्रेम मक्कड़ जी हैं, अश्विनी राणा जी हैं। एक बार अश्विनी जी फिर आपके पास चलते हैं कि जिस तरीके से आपने बताया कि 10 में से 6 पर सहमति बन गई कि ये ठीक मांगें हो सकती हैं और 4 पे सहमति नहीं बन पाई। पहले तो ये जानना चाहेंगे 4 ऐसी कौन सी मांगें हैं खासतौर पर बैंक्स की, और ये इतने बड़े स्तर पर क्यों हड़ताल का आयोजन हुआ कि 4 मांगों के लिए और फिर पूरे देश भर में हड़ताल हो गई? देखिए, बैंक की वो 4 मांगे नहीं है, वो मांगे जो टोटल है वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का जो मांग पत्र है उसकी है। बैंक का तो अभी सेटलमेंट हुआ है और उस सेटलमेंट के बाद जो इश्यूज हैं उसके लिए तो ये स्ट्राइक नहीं है। कारण क्या है कि वो जो स्ट्राइक नोटिस दिया गया है उसमें भी बैंक एम्प्लॉइज की कोई इश्यूज नहीं है। हमने सिर्फ सेंट्रल ट्रेड यूनियन की जो स्ट्राइक थी उसको समर्थन दिया था, उसके लिए हड़ताल की थी। 4 मांगों में से जो बाकी बची हैं उसमें से जो एफडीआई का इशू है, एफडीआई का इशू सरकार को एक दिन में तय नहीं कर सकती है। दूसरा इशू है कि आपकी जो मिनिमम वेजेस है वो कितनी होगी। सरकार ने कहा है कि उसको भी हम मानने के लिए तैयार हैं कि इंडस्ट्री वाइज, एरिया वाइज मिनिमम वेजेस भी तय की जा सकती है। तो इस तरह के जो कुछ मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार तय करने के लिए तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा ये कहना है कि पिछले इतने सालों 2009 से कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन 4 हड़ताल कर ली हमने हर साल हड़ताल हुई, लेकिन एक भी इशू सेटल नहीं हुआ। जब अब ये इशू सेटल हो रहा है तो फिर इस हड़ताल का औचित्य क्या था? और कुछ लोगों का कहना है कि बीएमएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बीएमएस का कोई लेना नहीं है। बीएमएस अपने आप में स्वतंत्र श्रमिक संगठन है और उसका ट्रेड यूनियन से कुछ नहीं। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने जब अपने श्रम कानूनों में बदलाव की घोषणा की तो सबसे पहले सड़क पे उतरने वाला भारतीय मजदूर संघ था। तो इसलिए ये कहना कि हम कोई सरकार के इशारे काम करते, ऐसा नहीं है। सरकार के अगेंस्ट जो बिगुल बजाने वाला भी पहले भारतीय मजदूर संघ था और उसके साथ सभी संगठनों को उसने लेकर इस प्रकार की लड़ाई लड़ी। हड़ताल पे जाने का निर्णय भी भारतीय मजदूर संघ ने भी लिया था। उसके साथ साथ बैंकों में भी जो एनओडब्ल्यू और नोबो बीएमएस का संगठन है उन्होंने भी लिया था। लेकिन सरकार की पहल के बाद हमें नहीं लगता कि एक दिन की हड़ताल की कोई आवश्यकता है। प्रेम मक्कड़ जी आपके पास आते हैं। जिस तरीके से अश्विनी जी ने कहा कि जो मांगें थी पर्टिकुलर केवल बैंक एसोसिएशंस की जो मांगें थी वो ही नहीं थी, बहुत सारी दूसरी मांगें थी। लेकिन आप लोगों ने बातचीत होने के बावजूद, यूपीए सरकार जब थी केंद्र में तब भी बातचीत होती रही, हड़ताल हुई, लेकिन यूपीए सरकार ने एक बार भी नहीं सुना आपको। अब एनडीए की सरकार आई और बीजेपी की सरकार आई, तब उसने सुनना शुरू किया, तब भी आप हड़ताल में कूद गए हो। कहीं ना कहीं ये राजनीति नहीं हो रही है जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हिंसक प्रदर्शन है जी, इसका तो कोई रूम नहीं है। देयर इज़ नो रूम फॉर सच थिंग्स। जी, हम लोग पीसफुल मैयर्स के साथ ही डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, उसी तरह से हड़ताल पे भी जाते हैं जी। उसकी कोई जगह नहीं है। ट्रेड यूनियन लीडर्स हमेशा लोगों को यही राय देते हैं जी कि हिंसा का हमारे इस सिस्टम के अंदर कोई जगह नहीं है। जी जी जी। अब रही बात सरकार कौन सी, मैंने आपको पहले कहा चाहे यूपीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, ट्रेड यूनियंस जो हमारे मजदूर हैं, मजदूर संघ जो हैं वो लड़ाई करते हैं मजदूरों के इंटरेस्ट के, कैसी भी सरकार हो जी। अगर पहले नहीं सुनवाई हुई, अभी इस वक्त इतनी बड़ी हड़ताल भारत बंद के अंदर जब सारे के सारे मजदूर संघ सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी हड़ताल तो पहले नहीं हुई है कभी। जी।
आज के तरीके में इस हड़ताल की, मैंने आपको जहां तक बैंकिंग का इशू आपने बताया, चाहे बैंकिंग के इश्यूज कम हैं अभी, जी हैं तो सही इश्यूज, लेकिन आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी, जब हमारे बैंकिंग के इश्यूज चल रहे थे, वेज सेटलमेंट के इश्यूज चल रहे थे, तब हम इन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ देखते हैं, वो हमें सपोर्ट करें। उस वक्त अगर हमारा इंश्योरेंस सेक्टर भी एक दिन के लिए साथ में आ जाता है, हमें बड़ी खुशी मिलती है। रिजर्व बैंक की यूनियंस भी साथ में आ जाती है, हमें बड़ी खुशी मिलती है, बिकॉज उस वक्त हमें सपोर्ट चाहिए होती है। जब आज की डेट में सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एक डिसीजन लेती हैं, वी नीड टू बिलीव इन देयर विजडम कि हाउ एंड व्हाई, बिकॉज मैं तो उस मीटिंग के अंदर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में ना तो था, वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ मीटिंग हुई। आई थिंक हमें अपनी लीडरशिप के ऊपर रिलाई करते हैं कि यस, वंस दे सी ये चीजें हैं, इसके अंदर किसी तरीके के पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है कि ये सरकार थी इस वजह से कर रहे हैं, ये सरकार थी। और ये बात आप मान के चल रहे हैं, जब सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस एक साथ जुड़े हुए हैं, ये बात तो पक्की है, कहीं ना कहीं उसके अंदर पॉलिटिक्स का बीच में आना संभव नहीं है जी, ठीक है। तो इसके बारे में मैं सहमत नहीं हूं कि अभी आज की तारीख के अंदर सिर्फ नई सरकार को देखते हुए ये किया गया, ऐसा नहीं है। नहीं प्रेम जी, एक बात और है कि जिस तरीके से आपने ही स्वीकार किया है कि बैंकों की बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, बहुत सारे दूसरे मुद्दे थे, उसकी वजह से ये इस हड़ताल पर जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है कि दूसरे जो संगठन हैं उन्होंने दूसरे मुद्दे उठाए और आपने बैंकिंग सेक्टर को भी इस हड़ताल में झोंक दिया। मैंने आपको बताया बैंकिंग सेक्टर के भी बहुत बड़े इश्यूज हैं जी। प्राइवेटाइजेशन बैंकिंग सेक्टर ये बहुत बड़ा इशू है, छोटा इशू नहीं है जी। बैंकों का प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है, हम लोग देख चुके हैं इल्जा प्राइवेट सेक्टर में, उसको एक्सप्लेन यहाँ करना नहीं चाहता किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में बैंकिंग लोगों के पैसों को किस तरीके से कॉर्पोरेट्स अपने फायदों के लिए ही यूज करते रहे। हम लोग ये पहले पास के अंदर सब चीजें देख चुके हैं, कितने ही प्राइवेट बैंकों का घोटालों की वजह से सरकारी बैंकों में विलय किया गया। आप इसका डाटा देखिए पुराना, है ना। आज की डेट में न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक्स आए हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार चाहती है कि सरकार की नीतियां इन पब्लिक सेक्टर बैंकों के थ्रू लोगों पर पहुंचें जो कि अच्छा काम वो कर रहे हैं, फिर क्या जरूरत है इस वक्त हम लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं। ये बहुत बड़ा इशू है। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि मैं एक अधिकारी यूनियन को रिप्रेजेंट करता हूं। हम जब देखते हैं कि कोई रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स नहीं है, कोई जाने का टाइम नहीं है लोगों का, 7 बजे भी जाते हैं, 8 बजे भी जाते हैं, 9 बजे भी जाते हैं, संडेज को लोग आते हैं, कोई कंपनसेशन उसके लिए नहीं है, सैटरडेज फुल अभी हो गए हैं। मुझे मालूम है इसके अंदर भी तकलीफें होने वाली हैं। ये सारे इश्यूज के अंदर अपनी बात रखने का यही तो एक मौका है, जब सारा एक ट्रेड यूनियन बॉडी जो हमें सारी हमेशा ऊपर से सपोर्ट करती है हमारे इश्यूज के टाइम पर, कि हम उनके साथ मिलकर अपने इश्यूज को भी लड़ाई करें। और जो नेशनल लेवल के इश्यूज हैं, वेज रिवीजन, मिनिमम वेज रिवीजन, मेरा बैंकिंग के अंदर इशू चलो नहीं हो सकता, पर क्या हमारे देश का इशू नहीं है? क्या हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? जी। चलिए, समय थोड़ा सा कम है। अश्विनी जी, आपसे एक फाइनल कमेंट चाहेंगे कि जिस तरीके से ये हड़ताल हुई है, क्या इस हड़ताल की ज़रूरत थी? खास तौर पर बैंकों को शामिल होने की ज़रूरत थी क्या? और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पटरियाँ उखाड़ी जा रही हैं, ट्रेन रोकी जा रही हैं, टैक्सियाँ तोड़ी जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग इसका जो है विरोध करते हैं जी। ये ऐसा हिंसक प्रदर्शन ये लेफ्ट द्वारा समर्थित जो यूनियन है, जो वेस्ट बंगाल में है, उन्हीं का काम है, क्योंकि वो इस पूरे आंदोलन को एक एग्रेसिव दिखाकर, ताकि सड़क पर कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं है, लेकिन सड़क पर दिखाकर हड़ताल का जो पूरा वो है उसको बदलना चाहते हैं, तो इसलिए ये जो है वो गलत है। दूसरा, मुझे लगता है कि बैंकों की हड़ताल इस समय ठीक नहीं थी। बैंकों की हड़ताल के लिए सारे संगठन जो बैंक के, हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार तो हों। जब बैंकों के इशू पे लड़ना की जरूरत होती है, तब हमारे वाम पंथ के जो संगठन है वो भाग जाते हैं और हड़ताल वापस ले लेते हैं, जब वास्तविक लड़ाई की जरूरत होती है। आज वो सिर्फ अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये हड़ताल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ दो ऐसे बैंकिंग क्षेत्र के नेता जुड़े, अश्विनी राणा जी, प्रेम मक्कड़ जी, जिन्होंने पूरी चर्चा में भाग लिया है। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। प्रेम मक्कड़ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी आज की इस पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार।